AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए शिलान्यास किया। बता दें, ये इंस्टीट्यूट देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट होने वाला है। इस इंस्टीट्यूट में अध्ययन के साथ साथ शोध और परीक्षण भी किया जाएगा। इंस्टीट्यूट के शिलान्यास के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया, आपराधिक मामलों के जल्द निस्तारण के लिए यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट एक मील का पत्थर साबित होगा। DNA के क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाला ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काफी अनूठा होगा, जिससे जटिल अपराधों की आसानी से जांच हो सकेगी। इस संस्थान में विज्ञान व IT वर्ग के छात्र विभिन्न विषयों पर कोर्स भी कर सकेंगे। कृषि कानून के विरोध में किसानों का संघर्ष जारी है। वहीं किसान आंदोलन को देखते हुए बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला लिया है, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के किसानों से अपील करते हुए कहा, बीजेपी की तिरंगा यात्रा का विरोध न करें। किसान मोर्चा ने कहा, बीजेपी हरियाणा में किसानों को बदनाम करने के लिए एक के बाद एक साजिश कर रही है और अब इस यात्रा के जरिए बीजेपी किसानों को भड़काकर आंदोलन के मकसद को खराब करके उसे बदनाम करना चाहती है। संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति ने हरियाणा के किसान संगठनों और किसान नेताओं की सलाह के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज की मर्यादा का मान रखने का फैसला किया है, जिसके बाद आंदोलन के दौरान किसानों द्वारा तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे तिरंगे का अपमान हो और साथ ही साथ किसानों का भी अपमान हो। पेगासस जासूसी कांड पर जबरदस्त हंगामा होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने गुरुवार को पेगासस घोटाले की विशेष जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट को दी गई इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों की इजरायली स्पाईवेयर द्वारा जासूसी करवाई गई है। बता दें, वरिष्ठ पत्रकार एनराम, CPM नेता जॉन ब्रिटास और अधिवक्ता ML शर्मा याचिकाकर्ता हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब द्वारा फॉरेंसिक जांच विश्लेषण में पाया गया कि संभावित लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध लोगों के फोन की निगरानी की गई और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम हो रहा है, मगर कोरोना के साथ साथ जीका वायरस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। केरल के बाद अब महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के पुणे निवासी महिला जीका वायरस से संक्रमित पाई गई है। वहीं केरल में 2 नए मामलों के साथ कुल मामलों की संख्या 63 हो गई है। पुणे जिले की पुरंदर तहसील में 50 वर्षीय महिला में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महिला में संक्रमण के कोई भी लक्षण नहीं थे। केरल में लगातार जीका वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया, राज्य में 2 और लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना काल के चलते लंबे समय से बंद पड़े स्कूल और कॉलेज अब खुलने लगे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने स्कूलों को खोलने के लिए अभिभावकों से सुझाव मांगे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक स्कूलों को दोबारा खोलने की प्रक्रिया को लेकर अपने सुझाव dailySchool21@gmail.com पर भेज सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। झारखंड में लंबे इंतजार के बाद सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया का दायरा बढ़ाते हुए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कक्षाएं प्रारंभ करने की विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों को छूट दे दी है। बिहार सरकार ने भी 6ठी के ऊपर कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाने की तैयारी कर रही है। वहीं उत्तराखंड में भी कक्षा 9वीं और 12वीं तक के स्कूल 2 अगस्त से और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 16 अगस्त से दोबारा खोल दिए जाएंगे। भारत के विभिन्न राज्यों में पिछले 24 घंटों से बारिश का सिलसिला बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखा गया, तो वहीं कई इलाकों में बारिश के कारण
सड़कों पर जल भराव देखा गया। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में मौसम विभाग ने आज बारिश की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो झारखंड और बिहार की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में आगामी 4 दिनों में तेज बारिश होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है और प्रतिदिन आ रहे मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 41,831 मामले सामने आए हैं। 39,258 लोगों ने महामारी को मात दी है, तो वहीं 541 लोगों की संक्रमण के कारण जान चली गई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 4.24 लाख हो गई है। तो वहीं 3.16 करोड़ लोग इस महामारी से ग्रस्त हो चुके हैं। अब तक 3,08,20,521 लोगों ने महामारी को मात दी है। वहीं भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4.04 लाख है। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। वहीं 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में तबाही मचाई हुई है, मगर महामारी की उत्पत्ति के कारणों का अभी भी पता नहीं चल सका है। इसकी उत्पत्ति की जांच के मध्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइक रेयान ने कहा, कोरोना उत्पत्ति की जांच के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। रेयान ने आगे कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन सकारात्मक रूप से इस मुद्दे पर सभी सदस्य देशों साथ विचार विमर्श कर रहा है। इसमें चीन भी शामिल है। वायरस की उत्पत्ति की जांच का अगला चरण कैसा होगा, इस पर भी चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि रेयान ने कुछ दिन पहले ही चीन के यूरोपियन यूनियन समेत उन देशों के साझा बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसमें कोरोना उत्पत्ति की जांच और इस संबंध में हुए शोध पर सवाल उठाए गए थे। भारत ने आज दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली 15 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्राप्त कर ली है। भारत ने फ्रांस से इस दायित्व को हासिल किया है। इस मौके पर भारत में मौजूद फ्रांस के राजदूत एमिनल ने कहा, फ्रांस भारत के साथ राजनीतिक मुद्दों पर जैसे समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और शांति सेना समेत अन्य मुद्दों पर साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर भारत में मौजूद रूस के राजदूत ने इस पर अपनी सहमति जताते हुए राजदूत निकोले कुदाशेव ने कहा, फ्रांस की तरफ से जो मुद्दे बताए गए हैं उनसे रूस भी पूरी तरह से सहमत है और फ्रांस इन मुद्दों पर कारगर रूप से काम करना चाहता है। भारत को मिली इस अध्यक्षता से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शाहिद हाफिज चौधरी ने कहा, पाकिस्तान उम्मीद करता है कि भारत अपनी अध्यक्षता में निष्पक्ष रूप से काम करेगा। टोक्यो ओलंपिक्स में 9 दिन का खेल खत्म हो गया है, मगर इस दौरान भारत के पास सिर्फ एक ही रजत पदक आया है। ऐसे में भारत को गोल्ड और ब्रॉन्ज की उम्मीद है। ब्रॉन्ज पदक के लिए आज बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु मैदान में उतरेंगी। तो वहीं दूसरी ओर सुपर हैवीवेट कैटेगरी में मुक्केबाज सतीश कुमार को बघोदी जालोलोव से हार का सामना करना पड़ा है। शुरुआत में कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन फिर सतीश कुमार हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पूर्व छात्र व वर्ल्ड रैंकिंग में चौथे नंबर पर खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से अभी भी मेडल की उम्मीद बाकी है। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का मैच 7 अगस्त को होगा।